Good morning. Good morning, everyone. Everyone, turn on your camera. मैम गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning. आज सब पढ़े हो ना? आज सवाल पूछ सकते हैं? ये फ्रीडम तो है आज। नहीं पूछ सकते मैम। आज भी नहीं पूछ सकते क्यों? सवाल तो हम कभी भी पूछ सकते हैं। अब तो आंसर कितना दोगे ये इस पर डिपेंड करता है। तुम पढ़े कितना? बताइए, आज तो पढ़े होंगे है ना? ठीक है, कुछ है जो डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग शुरू करेंगे। कुछ डाउट है? पूछना है कुछ? हो गया। बताइए। नहीं, हाँ क्या कुछ? सत्यम, विशाल, यस मैम। कुछ पूछना है? सिस्टमैटिक शुरू करूं मैं? सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग से कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं है तो फिर हम सिस्टमैटिक शुरू करेंगे। यस मैम, सिस्टमैटिक शुरू किया जाए। ओके, चलो ठीक है। अब देखो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है, ये हम लोग, अच्छा ये सब जो भी टेक्निक हम लोग कर रहे हैं, वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो, सर्टिफाइड हो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो, जो भी सैम्पलिंग है, वो सैंपल्स कलेक्ट करने का तरीका है, ठीक है। अब सैंपल्स कलेक्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारा तरीका है सैंपल्स कलेक्ट करने का। उन सब का जो भी है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इस तरह से डिवाइड करके हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को ज्यादा रिलायबल मांगते हैं, और उसी रिलायबल पार्ट का कुछ पोर्शन आता है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जो कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आता है, सर्टिफाइड आता है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है। ये तीनों प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स है। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट सैम्पलिंग कहो तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम लोग ये स्टडी कर रहे थे, कुछ प्रोसेस स्पेसिफिकेशन था। सिमिलरली तो ये जो सैम्पलिंग प्रोसेस है ना, ये सबके लिए सेम होगा, चाहे स्क्रीन विजिबल है ना, सैम्पलिंग प्रोसेस दिख रहा है। आदित्य, विशाल, कैमरा ऑन यस कीजिए। मैम। यस मैम। ठीक है, ये सैम्पलिंग प्रोसेस वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो, सर्टिफाइड हो, या फिर सिस्टमैटिक हो, जो भी हो, उन सब के लिए ये कॉमन होता है। डिफाइनिंग ऑफ द पॉपुलेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सैम्पलिंग फ्रेम, सब कुछ सेम कॉमन रहेगा, सब कुछ डिफरेंट नहीं होगा, सब सेम होगा, ठीक है। अब इसमें आपको अलग अलग सैम्पलिंग तरीका जो होगा वो डिफरेंट होगा, इसलिए इसका नाम अलग अलग दे दिया जाता है। अब देखो प्रोसेस, ये वाला जो 7 स्टेप प्रोसेस है वो सब में सेम रहेगा, सिस्टमैटिक हो, सैम्पलिंग, सर्टिफाइड हो, सिस्टमैटिक हो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो, कोई और भी हो, सबका सेम होता है। वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा तब भी एक ही जैसा होगा, ऑलमोस्ट एक जैसा होगा, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है वो देखिए। जैसे मान लो आपके पास 100 शॉप्स हैं, ठीक है, 100 शॉप्स है। 100 शॉप्स में से क्या किया जा रहा है, एक सेकेंड को, आकृति भास्कर, जस्ट अ मिनट। 100 शॉप्स का आपके पास एक लिस्ट होगा, जैसे मान लो इस तरह से लिखा होगा 1 2 3 4, इस तरह से पेज में ना आपके पास नंबर्स है 4 5, इस तरह से 100 तक का लिस्ट है। और आपको बोला जा रहा है इसमें से कुछ सैंपल्स का सिलेक्शन करना है बाय द मेथड ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो तुम क्या करोगे, जस्ट एक रैंडम स्टार्ट करोगे। मतलब सपोज आप चाहें तो फर्स्ट सैंपल 1 से 10 नंबर तक में कोई एक सैंपल सेलेक्ट कर लो, कोई भी एक सैंपल सेलेक्ट कर लो। क्या चाहोगे, क्या सैंपल सेलेक्ट करेंगे ना, बताओ कुछ। 8। 8, चलो ठीक है, 8 सैंपल हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
इस 8 सैंपल के सिलेक्शन के बाद तुम कोई एक साइज डिसाइड कर लो, 10, ठीक है, 10, 20, 30 कुछ भी डिसाइड कर लो, 5, 17, 18 कुछ भी नंबर आप डिसाइड कर सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, पहले कुछ नंबर में, मान लो 1 to 9 या फिर 1 to 10 ऐसा नंबर्स था, उस 1 से 10 तक के नंबर में आपने एक रैंडम सिलेक्शन किया एंड दैट इज 8। 8 के बाद आप क्या कर रहे हो, एक गैप डिसाइड कर लो, कोई भी गैप डिसाइड कर सकते हो, वो 10 का गैप हो सकता है, 5 का गैप हो सकता है, 15 का, 20 का, 100 का, कुछ भी गैप हो सकता है। आपको क्या करना है, पहला सैंपल अगर आपने 8 लिया है तो 8 + 10 क्या होता है, 18। तो पहला सैंपल, बोलो कोई कुछ बोल रहा है, 18 मैम। हाँ, सो नेक्स्ट 18 हो जाएगा। 18 के बाद उसमें फिर से 10 ऐड कर दो, 28, नेक्स्ट 10 फिर से ऐड कर दो, 38, 48। ये जो वैल्यू होगा दैट आर द सैंपल्स। मतलब आपको क्या करना है, अगर 1 से 100 तक का रोल नंबर है, क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और आपने फर्स्ट रैंडम सिलेक्शन में 8 को डिसाइड किया है, 8 रोल नंबर 8 को सेलेक्ट किया है, तो आपको एक गैप डिसाइड करना है, +10 +20 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, कुछ भी एक पर्टिकुलर नंबर डिसाइड करोगे। तो 8 हो गया, 8 + 18 हो जाएगा, 18 + 28 हो जाएगा, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98। जो लास्ट होगा वो 98 होगा, क्योंकि 98 के बाद आप सैंपल नहीं ले सकते, क्योंकि इसके बाद 108 आ रहा है, जो कि 100 सैंपल तक ही है, हमारे पास पॉपुलेशन 100 तक का ही जा रहा है। इसी को सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बोलते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में एक रैंडम स्टार्ट कोई कर लिया जाता है, रैंडम सिलेक्शन, वो आप अपनी मर्जी और अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद एक फिक्स कांस्टेंट डिसाइड करेंगे, यहाँ पे 10 डिसाइड किया गया था, तुम चाहो तो 5 भी डिसाइड कर सकते हो, तुमको अगर ज्यादा सैंपल्स लेना है तो तुम कम इंटरवल डिसाइड करोगे इसका। जब कम इंटरवल डिसाइड करोगे तो क्या करोगे, मान लो 5 ले रहे हो, तो पहला सैंपल अगर 8 है तो दूसरा सैंपल क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, नेक्स्ट सैंपल 13 + 5 कर लो, 22 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। इसी तरह आप काउंट करते चलेंगे, 5 का गैप ले लीजिए, 8 + 5, 8 + 5 13 हो जाएगा, नेक्स्ट सैंपल 13 होगा, 13 + 5 करोगे, नेक्स्ट 18 हो जाएगा, फिर 18 + 5 करोगे, 22 हो जाएगा, नेक्स्ट फिर आप इसमें ऐड करेंगे, तो 23 हो जाएगा, 23 होगा। हाँ 23 हो जाएगा, और ये 28, इस तरह से जाओगे, इस तरह से ले सकते हो। तो ये जो सैंपल होता है और सैंपल्स कलेक्ट करने का ये जो तरीका है, दैट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। मतलब आपको सिर्फ एक रैंडम सिलेक्शन करना है, कुछ भी रैंडम सिलेक्शन कर लीजिए, और बाकी जो भी सिलेक्शन होगा वो फर्स्ट रैंडम सिलेक्शन के बेसिस पे किया जाता है। समझ आया क्या है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, बताओ मुझे पहले। यस मैम, समझ आया, एक रैंडम सिलेक्शन करना हो। सिर्फ एक रैंडम सिलेक्शन, तो इसके डेफिनेशन में भी ये इंक्लूड कर दिया जाता है कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज अ काइंड ऑफ सैम्पलिंग वेयर फर्स्ट सैंपल इज अ रैंडम स्टार्ट, और जो रैंडम स्टार्ट आपने एक रैंडम सिलेक्शन कर लिया फर्स्ट, और बाकी जो भी है वो मल्टीपल में आता चला जाएगा, बाकी के लिए आपको सैम्पलिंग नहीं करना है। अब जो भी हमें नहीं पता रोल नंबर 18 कौन सा होगा, जैसे इसमें ऐसे भी कर सकते हो, रोल एक बाउल में जो था ना चिट वाला, याद है आपके पास बहुत सारा रोल नंबर का चिट बना के रखा हुआ है बाउल में, उस बाउल में सारा 1 से लेके 100 तक का रोल नंबर है, और तुम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग लेना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे, फर्स्ट रैंडम सिलेक्शन एक चिट से नाम निकाल लो, सपोज उसमें रोल नंबर 8 आया, तो अब उसमें 8 में 10 ऐड करते चले जाओ, 8, 18, 28, 38, 48 इस तरह से जाएगा, 58, 68 इस तरह से चलता चला जाएगा, वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है। मतलब तुमने क्या किया, इस बाउल में से सिर्फ एक ही सिलेक्शन किया था, एक ही चिट लिया था, सबका चिट नहीं निकाला था। ऐसे आपको अगर 20 सैंपल्स लेना है तो आपको 20 चिट निकालना पड़ेगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में, लेकिन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में तुम एक चिट निकालोगे और सिर्फ एक चिट के बेसिस पे पूरा का पूरा सैंपल डिसाइड कर रहे हो, तब वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होता है। इज देयर एनी डाउट मैम? नो मैम। कि अभी नो अभी मैम, तो कोई जैसे डाउट ये नहीं। 1 मिनट 8 है, जैसे कि अभी ये 8 लिखे,
फिर इसमें 5 जोड़े तो वो 5 कैसे आ गया? 5 ये अपने मन से लेना है। अगर तुमको ज्यादा, सपोज तुमको ज्यादा सैंपल्स कलेक्ट करना है तो तुम ये जो गैप रखे हो ना 10 + 5 या +10, 8 + 10 या 8 + 5 दोनों हम कर रहे थे यहाँ पे। पहला टर्म नंबर था 8, देन आपने 8 + 5 कर लो या 8 + 10 कर लो या 8 + 15 कर लो, तुम सब कर सकते हो। तो ये सब जो होगा वो क्या होगा, अगर 8 + 5 कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 8 + 5 8 आ रहा है, 13 आ रहा है, इसी तरह 18 आया, 23 आया, 28 आया, नेक्स्ट आपका इसके बाद 32 आएगा, ये सारे वैल्यूज 33 आ जाएगा। ये सब वैल्यूज जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, ज्यादा नंबर्स आ रहा है। अगर 10 करते हो, इसमें 10 ऐड करते हो तो नंबर ऑफ सैंपल्स क्या हो जाएगा, कम होगा। अगर 15 ऐड करते हो तो नंबर्स ऑफ सैंपल्स क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो आपको अगर नंबर ऑफ सैंपल्स अगर ज्यादा रखना है तो ये इंटरवल, ये जो वैल्यू है उसको कम रखो। और अगर इसको कम रखना है, मतलब सैंपल साइज ही कम रखना है, तो ये वैल्यू ज्यादा रखो। और ये अपनी मर्जी से डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। जितना सैंपल साइज आपको सेलेक्ट करना है आप उसके बेसिस पे ये डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है आदित्य? हाँ ठीक है। ठीक है Okay, सर। ma'am. तो यही है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब मीन वेरिएंस जैसे जैसे हम लोग निकालते हैं डेटा रहेगा, कभी भी ये ध्यान रखना ये जो भी होगा वो सिर्फ रैंडम स्टार्ट होगा। तो अगर हम इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8, और अगर ये जो वैल्यू है, सपोज दिस के, दिस वैल्यू इज के, सपोज दिस इज के, आप इसका के से नोटेशन डालते हैं तो फर्स्ट वन इज जो भी वैल्यू है दैट टर्म, सेकंड हो जाएगा 8 + के, 8 + के मींस 8 + 10, 8 + के लिख दो। दूसरे में क्या लिखोगी, 8 + 2 के कर दो। देखना जरा ध्यान से, के का वैल्यू जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 है। देखो तो सेम नंबर आता है, 8 + 10, 8 + 20, 28, 8 + 3 के क्या हो जाएगा, 8 + 38, 38 हो जाएगा। ये Yes, ma'am. नोटेशन के टर्म में अगर हम लिख रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, पहला टर्म इज 8, फर्स्ट टर्म इज 8, 8 5 3 कुछ भी रखना आप रख सकते हैं, कोई भी रैंडम सिलेक्शन ले लो। दूसरे में के कांस्टेंट, एंड वो आपको खुद डिसाइड करना है नंबर ऑफ सैंपल्स के बेसिस पे। सपोज अगर सिलेक्शन में पहला जो रैंडम टर्म लिया है आपने, उसने उसको 20 ले लिया है, सपोज पहला सिलेक्शन जो 8 हम लिए थे यहाँ पे, सपोज दैट इज 20। अगर 20 फर्स्ट सैंपल होगा तो 20 के मल्टीपल में 5 टाइम्स जाओगे तो तुमको पता है ना 100 आ जाएगा। 20 × 5 करोगे 100 आ जाएगा। तो अब आप अगर नेक्स्ट सैंपल्स ने मान लो उसको 10 ले लेते हैं, अब क्या हो जाएगा, पहला सैंपल जो है दैट इज 20, नेक्स्ट इज 30, नेक्स्ट इज 40, सिमिलरली 50, 60, लाइक इस तरह से जाएगा। समझ आ रहा है सतीश, Yes, आदित्य, ma'am. समझ आ रहा है. आयुषी? यस मैम। एक के का वैल्यू 10 है ना? के का वैल्यू 10 है, के का वैल्यू 10 है, के का वैल्यू 5 15 कुछ भी रख सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा नंबर डिसाइड करते हैं, क्या आपको के का वैल्यू ठीक लगता है वो ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेशन इस बात का होता है कि आपको सैंपल साइज कितना लेना है। अगर ज्यादा सैंपल साइज लेना है तो के का वैल्यू स्मॉल रखो, कम सैंपल साइज लेना है तो के का वैल्यू ज्यादा रखो। के का वैल्यू ज्यादा रखोगे तो इंटरवल बढ़ जाएगा ना, जैसे इस केस में इंटरवल छोटा है, सैंपल्स क्या होगा, ज्यादा सैंपल्स कलेक्ट होंगे, यहाँ पे कम सैंपल्स कलेक्ट होंगे, है ना। इज इट क्लियर सोनाली, सोनल? यस मैम। चलो ठीक है, यही हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है। और बाकी का कैलकुलेशन बोलो। मैम के का वैल्यू एकदम कुछ भी रख सकते हैं? के का वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, 1 2 मत रखना, बट क्योंकि 1 2 रखोगी तो हर वैल्यू ही सैंपल हो जाएगा। सपोज मतलब के इज 1, सपोज के थोड़ा इज 1, थोड़ा ज्यादा बड़ा होना चाहिए हाँ वैल्यू। कुछ ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो कि कंसिडरेबल है और वो साइज के बेसिस पे होता है। एक मिनट तुमको चार्ज में लगा। सपोज के का वैल्यू आपने 1 रख लिया, क्या होगा,
8 + 1 दैट इज 9 + 1 क्या हो जाएगा 10 11 12 इस तरह से आ जाएगा। तो उस तरह से पूरा का पूरा पॉपुलेशन ही सैंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए k का वैल्यू हम कुछ ऐसा रखेंगे जो कि सैंपल साइज के बेसिस पे डिसाइड, ठीक है, कितना सैंपल्स लेना है। 10 20 50 20 का भी इंटरवल लिया जाता है, 20 का भी इंटरवल ले सकते हैं, 10 5 8 कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने 10 का मल्टीपल लिया है 5 लिया है तो वैसा ही लेना है, 8 भी रख सकते हो। सपोज फर्स्ट सैंपल इज 8, सेकंड इज 16, नेक्स्ट इज 24, ये भी ले सकते हैं, 32 इस तरह से भी ले सकते हो, 8 का भी गैप ले सकते हैं। कोई भी एक गैप लेना है, फिक्स डिटरमाइंड प्री डिटरमाइंड इंटरवल है, उसका सारा मल्टीपल, उसमें सारा वो फैक्टर्स ऐड करते चले जाओ। रूल बस ये है, ये याद होना चाहिए। यही है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। और स्ट्रेटिफिकेशन में स्ट्रेटिफाई करते हैं पूरा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग स्ट्रेटा से ये ले रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अगर देखो तो यूजफुल जो होता है ना वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होता है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन जब भी पढ़िएगा तो वो हेट्रोजीनियस ही मिलेगा आपको, है ना। 90% केसेस में वो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होता है। तो सबसे ज्यादा यूज जो है वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होता है, उसको ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ये सब भी एक मेथड है जो कि होमोजीनियस पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है ना, ये ध्यान रखना। क्योंकि पॉपुलेशन कभी भी तुम डेटा कलेक्ट करोगे तो तुमको होमोजीनियस पॉपुलेशन नहीं मिलेगा, सब एक जैसा है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर से सबका कैमरा बंद है, तुम सबको ना पीटना चाहिए। कैमरा ऑन करोगे बंद करोगे, ऑन करोगे बंद करोगे, मतलब एक हाथ हमेशा कैमरा के बटन पे रहे, कब टिक कर दे। आयुषी क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है काफी देर से। भास्कर एंड रोहित, चलो ठीक है, मैम। कैमरा ऑन करिए। मैम। चलो ठीक है, यही है आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब इसका कैलकुलेशन उतना तो पढ़ना नहीं है ज्यादा डीप में, चलो देख लेते हैं क्या है। ये सब तो पढ़ चुके हो आप, स्टेप्स वही रहेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज, प्रोबेबिलिटी, कुछ रैंडम लिखवाइएगा नहीं मैम? लिखा हुआ तो सारा है तुम लोगों के पास, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। चलो लिखवा देते हैं, कोई बात नहीं। देखो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है, यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, देयर आर 3 स्टेप्स इन दिस सैम्पलिंग। 3 स्टेप्स है, देखो क्या क्या है। द फर्स्ट, सैम्पलिंग इंटरवल के डिटरमाइन कर रहे हैं आप, और सैम्पलिंग इंटरवल जो के डिटरमाइन कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेशन क्या होता है, जो के मैंने बताया था ना उसका कैसे यूज किया जाता है। नंबर ऑफ टोटल यूनिट इन द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिजायर्ड सैंपल। मान लो तुमको 10 सैंपल लेना है, टोटल 100 पॉपुलेशन है, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो जो वैल्यू आएगा दैट इज के। ये जनरली फॉलो किया जाता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इसी रूल को फॉलो करके लेंगे, बट 90% केस में यही किया जाता है। के को हम टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिजायर्ड सैंपल्स, इसी के बेसिस पे निकालते हैं, ठीक है। बताओ समझ आ रहा है ना क्या है। अब इसी में देखो टोटल अगर के आपका वैल्यू है 1000 पॉपुलेशन है, किसी एरिया का मान लो नंबर ऑफ हाउस होल्ड 1000 है, जैसे 1500 हम लोग एग्जांपल कर रहे थे उसमें था, और आपको 50 नंबर ऑफ सैंपल चाहिए, नंबर ऑफ डिजायर सैंपल 50 चाहिए, तो 50 से डिवाइड करो तो के का वैल्यू 20 आ रहा है, तो ये के जो होगा वो, अब इसमें देखो क्या है, इस रूल को थोड़ा स्पेसिफिकली देखो क्या करते हैं। जब आपको k का वैल्यू 20 डिसाइड हो चुका है तो आप क्या करेंगे, 1 से लेके 20 तक का जो नंबर है उसमें से कोई भी एक रैंडम सिलेक्शन लोगे, ठीक है। k डिसाइड किया गया 20, तो 1 से लेके 20 तक में कोई भी एक रैंडम नंबर लेंगे, वो आप अपनी मर्जी से, रैंडम सिलेक्शन का मतलब आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अब आप जो भी नंबर लेंगे, सपोज आपने 17 लिया जो कि एग्जांपल में दिया है, ठीक है, 17.5 लेंगे तब मैम
17.5 नंबर नहीं ले सकते हो ना, क्योंकि सैंपल नंबर है 17 और उसका आधा घर कैसे हो सकता है? 17.5 हाउस होल्ड, 17.5 आदमी, 17.5 घर कैसे होगा? बास्केट होगा, एक छोटा बच्चा है मैम। उसको घर नहीं बोलेंगे ना, वो इंसान नहीं होगा, वो नंबर ऑफ काउंट्स में वो पूरा पॉपुलेशन में आ रहा है। चलो इतना दिमाग नहीं लगाओ, छोटा बच्चा तो आधा इंसान हो जाएगा, ये तो फिलॉसफी नहीं चलती है ना यहाँ पे। मैम तो हाँ प्रोडक्ट बोलो। रहेगा तो मैम, हम्म, खराब प्रोडक्ट रहेगा तो मैम आधा तो ले सकते हैं ना। हाफ नहीं लेंगे, कभी भी सैंपल्स लोगे वो कंप्लीट नंबर, होल नंबर आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, होल नेचुरल नंबर। जीरो लो, सैंपल मत लो, दैट इज मोर देन, क्या कहा जाए, इंफॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं ये ज्यादा अच्छा है, मोर एप्रोप्रिएट यू कैन से। लेकिन आप सैंपल्स लेंगे तो हाफ सैंपल नहीं ले सकते, या तो 1 लीजिए या तो फिर मत ही लीजिए। और सैंपल्स लेना आपकी मजबूरी है, बिकॉज यू हैव टू डू रिसर्च। तो सैंपल्स आपको लेना है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, लेना ही है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप 7.5 नंबर लेंगे, 20.5 नंबर लेंगे, दैट इज ऑलवेज अ काउंटेबल नंबर, ठीक है, जी नेचुरल नंबर होगा। चलो अब इसी में से ये देख लेना, के डिसाइड जो 20 कर लिया, उस 20 के बीच में, मतलब 1 to 20 के रेंज में कोई एक वैल्यू लेंगे और उसका 20 ऐड करते चले जाओ। जैसे फर्स्ट में अगर 17 सेलेक्ट हो गया तो 17 + 20 37, उसमें फिर 20 ऐड करते जाओ, 57, फिर 77, इस तरह से वैल्यूज आएगा। ठीक है, समझ आ गया कृष्णा? यस मैम। ठीक है, यही सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है। अच्छा, डिवाइड रैंडम सैम्पलिंग का सिलेक्शन करता है, बाकी कैलकुलेशन जैसे हम करते हैं वही रहेगा। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग लेने का तरीका यही था। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में कुछ भी रैंडम, तुमको 20 सैंपल लेना है, यहाँ पे 50 है ना, 50 रैंडम सैंपल लेना है, तो कोई भी 50 चिट उठा लो, वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया। इस तरह से डिसाइड करके सिर्फ एक चिट उठाओ और उसका मल्टीपल लो, तो फिर वो सिस्टमैटिक हो गया। और सर्टिफाइड तो बहुत ज्यादा डिटेल में ही बता चुके हैं। ठीक है, यही है हमारा 3 तरीका। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो थोड़ा सा इन सबसे डिफरेंट होता है। यहाँ तक में कोई डाउट है तो बताइए, नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, दैट इज मल्टी स्टेज और क्लस्टर सैम्पलिंग। इन दोनों में से कुछ बताने वाले हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है, बताऊं क्लस्टर सैम्पलिंग? पूजा, जी मैम। आकृति, भास्कर, हाँ बता दूं क्लस्टर? जी मैम। ओके, चलिए ठीक है। चलो, क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है? देखो, मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को दिया है, ऑलमोस्ट सारे ही सैम्पलिंग का 1-2 एग्जांपल मैंने पहले ही दे दिया है। पूरे पॉपुलेशन को क्लस्टर में डिवाइड करना होता है। अब क्लस्टर क्या है? क्लस्टर पता है क्या होता है किसी को? क्लस्टर क्या है? नो मैम। किसी और को, किसी को भी क्लस्टर का कोई आइडिया है? व्हाट इज क्लस्टर? टारगेटेड पॉपुलेशन मैम। नहीं, टारगेटेड पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे इसको, समूह, हाँ बोल सकते हैं। अच्छा चलो, अंगूर खाए हो ना सब लोग? गुच्छे में कौन रहता सा है, वाला दिखता मैम, है। खट्टा वाला या मीठा वाला? खट्टा मीठा नहीं पता, बस अंगूर खाए है ना, गुच्छे में रहता है। वो गुच्छा जो होता है ना, उसको क्लस्टर बोल रहे हैं आप। अब क्या हो रहा है, जैसे मान लो पूरे पॉपुलेशन को बहुत सारे क्लस्टर्स में डिवाइड कर, जैसे पूरे पटना को 4-5 सेगमेंट में बांट दो। कुछ बोरिंग रोड का एरिया, पाटलिपुत्रा का एरिया, सिटी का एरिया, ठीक है, राजेंद्र नगर, अलग अलग जो कॉलोनी है, कंकरबाग, ये सब एरिया में अलग अलग डिवाइड कर दो। ये जो डिफरेंट पार्ट्स में आपने डिवाइड किया ना, उसमें अलग अलग घर का नंबर होगा, बहुत ज्यादा लोग होंगे, कहीं ज्यादा पॉपुलेशन होगा, कहीं थोड़ा कम होगा, कहीं पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी, कहीं कम होगा। ऐसा होता है ना, ऐसा देखा है ना, घर कहीं ज्यादा होता है, छोटा छोटा घर दिखेगा आपको, किसी एरिया में जाओगे तो कहीं दिखेगा बहुत बड़ा बड़ा एरिया ज्यादा होगा घर का, ऐसा होता है। जी मैम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूरे पॉपुलेशन जो कि टारगेटेड पॉपुलेशन है, जिसे हमें स्टडी करना है,
उसको हम छोटे छोटे क्लस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। हमारे लिए ये मुश्किल होता है कि हम हर क्लस्टर को हर एरिया में जाके स्टडी करें, ये मुश्किल होता है। इसलिए कभी कभी क्या किया जाता है, कभी एक ही क्लस्टर को, एक ग्रुप को स्टडी कर लेते हैं और उसके बेसिस पे इंटायर पॉपुलेशन के बारे में जनरलाइज आइडिया दिया जाता है। ये होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। सिम देखो, अब इसमें क्या किया गया, पहले देखो क्वेश्चन में, द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स। क्या किया गया, पूरे के पूरे पॉपुलेशन को, पूरा का पूरा पटना के पॉपुलेशन को अलग अलग एरिया वाइज डिवाइड कर दो। जो एरिया वाइज डिवाइड करोगे वो अलग अलग डिवीजन है, वो क्लस्टर्स है। आपने अगर 10 एरिया में डिवाइड कर दिया, देयर आर 10 क्लस्टर्स। उस 10 क्लस्टर्स में से किसी एक क्लस्टर को तुम अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लो कि इस एरिया को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, क्या किया आपने, पूरे पॉपुलेशन को अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया। उस क्लस्टर का रैंडम सिलेक्शन करेंगे। उस क्लस्टर में से एक या एक से ज्यादा भी कभी कभी किया जाता है, 2-3 भी क्लस्टर्स को हम सेलेक्ट करेंगे और उस क्लस्टर को जिसको सेलेक्ट करेंगे उसके ऑल द यूनिट्स को हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे मान लो हम लोगों ने बोरिंग रोड के एरिया को सेलेक्ट कर लिया। बोरिंग रोड के एरिया को जब आप सेलेक्ट कर लिए तो बोरिंग रोड का हर घर आपकी स्टडी में पार्टिसिपेट करेगा। ये क्लस्टर का रूल है। जैसे अंगूर का गुच्छा वाला हम इसके एग्जांपल दिए कि आपको एक जो क्लस्टर मिला है उस क्लस्टर का ईच एंड एवरी एलिमेंट, ठीक है, उसमें इंक्लूडेड होगा और उसका स्टडी आपको करना है। आप उससे किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम इंडिपेंडेंट होते हैं, 2, 4, 10 का सिलेक्शन करना है, बाकी को रिमूव कर दो। लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में रिमूवल का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने एक बोरिंग रोड एरिया सेलेक्ट कर लिया और जो पॉलिटिकल एरिया मान लो ग्राफ से या फिर जो भी है तुम डिसाइड करके लिए हो, उसका ईच एंड एवरी हाउस होल्ड आपको स्टडी करना है। हर घर में जाके इनकम या फिर हेल्थ जो भी सर्वे कर रहे हो उससे इंफॉर्मेशन लेना है और आप इसमें से जिस भी क्लस्टर को लिए हैं उसके सारे एलिमेंट्स को करेंगे। किसी को भी डिलीट नहीं किया जा सकता, किसी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये थर्ड स्टेप यही इंपॉर्टेंट है। ऑल द यूनिट्स इन द सेलेक्टेड क्लस्टर आर स्टडीड। मतलब आप सपोज पूरे पटना में 2 एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं, कंकरबाग का एरिया, बोरिंग रोड का एरिया, मान लो 2 एरिया ले रहे हो, तो इस 2 एरिया में जितना भी घर है वो तुम्हारे स्टडी में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन जो क्लस्टर तुमने नहीं सेलेक्ट किया है वो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब इसको तुम ड्रॉबैक भी है इसका और इसका कुछ बेनिफिट भी है, दोनों ही हम लोग आगे पढ़ेंगे। मेथड यही है। क्लियर है ये मेथड? मैम छूटता भी तो होगा मैम। नहीं, छोड़ना नहीं है, एक भी एलिमेंट को नहीं छोड़ना है, किसी भी घर को नहीं छोड़ना। अंगूर मैम खराब हो जाएगा तो छूट जाता है ना मैम। दिमाग नहीं लगाओ, अगर वो इंक्लूडेड है तो है, नहीं है तो नहीं है। अब वो घर का कंडीशन कुछ भी हो, अगर आप हाउस होल्ड ले रहे हैं क्लस्टर में तो ईच एंड एवरी एलिमेंट को आप ऑब्जर्व करेंगे, उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए तो होना चाहिए। उसमें से डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, उसको रिमूव करने का कोई ऑप्शन नहीं। किस क्लस्टर का ये एरिया है, 2-4 घर है जो हम नहीं कर पाएंगे तो उसको छोड़ देते हैं, ये नहीं करना है। अगर आप ये करेंगे तो फिर आपका स्टडी रिलेवेंट नहीं होगा। तो मैम क्लास चेंज करेंगे मैम, किस ग्रुप में, क्लस्टर किस बेसिस पे मैम ग्रुप हम लोग बनाएंगे उसका? क्लस्टर में एरिया वाइज डिवाइड कर लो। क्लस्टर का सबसे अच्छा तरीका यही है, एरिया वाइज डिवाइड करो। पूरे पटना को डिवाइड करना है तो एरिया वाइज डिवाइड कर लो। क्लस्टर इसी तरह का होता है। क्लस्टर में ना कुछ अलग अलग लेवल का, जिसमें ऐसे अगर मान लो हम बहुत शुरू में एक एग्जांपल बताए थे, इकोनॉमिक कंडीशन हमको देखना है पूरे पटना का, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, तो हम उसको याद है सर्टिफिकेशन में क्या पढ़ रहे थे, अलग अलग इनकम ग्रुप डिवाइड कर लिए थे, ABCD, अलग अलग रैंक के लोग हैं, अलग अलग इनकम ग्रुप है, उसमें डिवाइड कर लो और उसके बेसिस पे सर्टिफिकेशन में अलग अलग एरिया में, मतलब डिफरेंट एरिया ऑफ पटना में आप जाइए और वहां से इनकम ग्रुप और उस तरह का सर्वे करिए। ये सर्टिफाइड का तरीका था। लेकिन अगर आपको वही इनकम स्टेटस जानना है, इकोनॉमिक स्टेटस देखना है, तो आप क्या करेंगे,
पूरे पटना को 4, 5, 10 एरिया में डिवाइड कर लीजिए, जो आपके लिए सुटेबल फील हो उस एरिया में उतने में डिवाइड कर दीजिए। उस एरिया में से कुछ एरिया को जो आपको लगता है कि जो ज्यादा सुटेबल है, उन 2 एरिया को 2, 4, 10 जो चाहो 10 में डिवाइड ही की हो तो कुछ लोगे, कम लोगे। 1, 2 एरिया तुम जो ले रहे हो, उस पूरे एरिया के हर हाउस होल्ड से आप क्वेश्चन पूछेंगे। और इसका एक फायदा ये है कि जो भी क्लस्टर आपने सेलेक्ट किया है ना, उस क्लस्टर में ईच एंड एवरी इनकम ग्रुप का कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन होगा। कोई ऐसा एरिया नहीं होगा जहाँ पे सारे के सारे लोग का इनकम स्टेटस एक ही हो। ऐसा होगा क्या क्लस्टर में जब डिवाइड कर रहे हो तो? बोलो होगा? नो मैम। नहीं नो मैम। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सबका पार्टिसिपेशन हो जाता है। जैसे वही चावल, एक बोरी चावल वाला याद है, 2, 4, 10 आप निकाल के देखते हैं, जो निकाले हैं उसको देख रहे हैं अच्छे से, बाकी सब उसी के बेसिस पे जज कर दिया गया। तो ये होगा, लेकिन जो आप निकाले हो उन सबको ध्यान से देख रहे हैं। उसमें कुछ डिफेक्टिव दिख रहा है मतलब बाकी में भी डिफेक्टिव होगा, ये कंक्लूजन निकाल लिया जाता है। यही चीज है क्लस्टर सैम्पलिंग का फायदा। अब इसका फायदा क्या है, देखो आपको हर एरिया में, जो सर्टिफिकेशन में क्या होता था, हर एरिया से कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन लेना है, लेकिन क्लस्टर में एक ही एरिया से सारा ऑब्जर्वेशन लेना है। अब टाइम और मनी कम खर्च होगा क्या? बताओ। टाइम Yes, कम, ma'am. ट्रेवलिंग टाइम कम हो जाएगा, मनी आपको ट्रेवल एक्सपेंसेस ऐसे भी कम हो गए, तो आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगा वो ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा, ज्यादा नंबर ऑफ हाउस होल्ड से आप मिलेंगे, लेकिन पैसा भी कम खर्च होगा, टाइम भी कम खर्च होगा, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस आपको ट्रेवल नहीं करना है, टाइम भी कम खर्च होगा, और एक ही 2 पर्सन, 1-2 पर्सन जो है वो उस एरिया में जाएगा और उस एरिया का सारा डेटा कलेक्ट कर सकता है। तो टाइम, मनी, रिसोर्स सबके हिसाब से ये क्लस्टर सैम्पलिंग अच्छा हो जाता है। ठीक है, समझ आया? Yes, ma'am. स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर में डिफरेंस समझ के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो एक लिखा भी है शायद, स्टेप 1, the above mentioned cluster sampling is similar to the first step of certified random sampling। सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में याद है ना, हम लोग सर्टिफिकेशन करते थे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे, फिर उससे रैंडम सिलेक्शन लेते थे अलग अलग। लेकिन ये फर्स्ट पार्ट तो वही हो रहा है सर्टिफिकेशन, लेकिन उसके बाद जो हम लोग सैम्पलिंग्स ले रहे हैं, उससे सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, वो अलग तरीका है। वो हम लोग उस तरह से नहीं ले रहे हैं जैसे पहले लेते थे। पूरा का पूरा क्लस्टर हम स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा क्लस्टर स्टडी कर रहे हैं, वहां पे डिफरेंट पार्ट के डिफरेंट पॉपुलेशन को का सिलेक्शन करके हम फिर वो स्टडी कर रहे थे। चलो यहाँ पे यही चीज फायदे में बता भी दिया है आपको, जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये सब हमारे पास फायदा हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक क्लस्टर लिया गया है, 20 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी, ठीक है, 20 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। अब यहाँ पे इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। x1 x2 x3 x4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 20 है, 16 ही है ये लगता है, बुक में मिसप्रिंट बहुत। चलो ठीक है, देखो जरा क्या करते हैं इसको हम थोड़ा, ये हाउस होल्ड हटा दो यहाँ से, क्या है इसमें? मैम बुक खराब है मैम। बुक खराब नहीं होता है, मिसप्रिंट होता है, ठीक है। चलो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और ऐसे ऐसे हाउस होल्ड डिवाइड कर दिया गया है, x1 x2 इस तरह से, टोटल 16 है, सब में ये डिवीजन किया हुआ है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, कोई 2 रैंडम सिलेक्शन ले लो। क्लस्टर सैम्पलिंग जब करोगे तो क्या करोगे, कोई भी 2 क्लस्टर ले लो। क्लस्टर लोगे तो या तो 2 3 ले लो, 3 4 ले लो, 1 2 ले लो, 1 3 ले लो, जो भी लेना है, कोई 2 क्लस्टर ले लो। 2 क्लस्टर लोगे तो तुम क्या करोगे, टोटल 8 यूनिट डिसाइड कर लोगे, कोई भी 2, पूरा का पूरा क्लस्टर मतलब आप 8 यूनिट लेंगे। अगर स्ट्रेटिफाइड होगा तो क्या हो जाएगा, इस 4 में से मान लीजिए 2 का सिलेक्शन करना है,
1 का सिलेक्शन करना है, जो भी करना है आपको। सर्टिफिकेशन में इसका भी पार्टिसिपेशन होगा, इसमें से 2 का सिलेक्शन करना है, नेक्स्ट में से 2 का सिलेक्शन करना है, थर्ड में से 2 का सिलेक्शन करना है और फोर्थ में से 2 का सिलेक्शन करना है। तो 2 into 8 उसमें भी मिला। क्लस्टर में क्या करोगे, कोई 2 ही पूरा का पूरा सेलेक्ट करोगे, तब भी 8 ही सेलेक्ट कर रहे हो। दोनों का अपना फायदा होगा, दोनों का अपना नुकसान भी है। क्या है वो हम लोग आगे देखते हैं। एक सेकेंड। चलो, अब यहाँ पे जब हमारे पास इस तरह का हाउस होल्ड है और ये है, तो हमको पहले ये बताओ तुम लोग कि ज्यादा अच्छा कौन सा होगा, क्लस्टर सैम्पलिंग या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में इसके हिसाब से मुझे बताना। सपोज वी वांट टू हैव 7,500 हाउसहोल्ड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। पूरे कंट्री से हमें 7,500 हाउसहोल्ड का ऑब्जर्वेशन चाहिए। इन सच अ केस, फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज डिस्ट्रिक्ट से 30 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 600 आर सेलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। अब ये स्टेजेस जो दिया है वो दे दिया है, 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। सिटीज, वार्ड लोकेलिटीज इसमें आ गया और हाउस होल्ड इसमें आ गया। अब इसमें से 750 हाउस होल्ड का डेटा कलेक्शन करना, ये कौन से सेक्शन में आता है, बस इसको सोचो तो, जरा सोच के मुझे बताओ। थोड़ा थोड़ा इसको बस सिनेरियो जो दिख रहा है उसको एक्सप्लेन करो, फिर हम आगे बताते हैं क्या है। सब कोई सोचेगा मैम। हाँ, तो सब कोई सोचेगा, नहीं तो कोई एक ही कैसे सोच सकता है। सोच तो सब लोग सकता है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। और कैमरा ऑन करो भास्कर। डाटा इशू है मैम। बताओ सिनेरियो क्या है, ये बताओ जरा, कोई भी। बहुत सिंपल सा चीज है, बताओ। ये सब जो एग्जांपल दिया गया ना, सिर्फ एक्सप्लेन किया गया है, कुछ भी कैलकुलेशन बेस्ड नहीं दिया गया है आपको, सिर्फ सैंपल सिलेक्शन का दिया गया है।
तुमको ऐसा किस पार्ट में लग रहा है? क्लस्टर से रिलेटेड लग रहा है, सर्टिफाइड से रिलेटेड लग रहा है, या इन सब से डिफरेंट लग रहा है? ये बताओ बस। क्लस्टर से लग रहा है मैम। क्लस्टर से रिलेटेड लग रहा है। और कोई? कृष्णा, कुछ समझ में आ रहा है या सब ऊपर से जा रहा है? कोई बात नहीं, जो आ रहा है बोलो, तो कुछ भी जो समझ में आ मैम रहा है। बोलो। स्ट्रेटिफाइड नहीं ना पढ़े थे, इसलिए वो नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, सर्टिफाइड नहीं पढ़े थे, ठीक है। और कोई? आदित्य ये बता सकता है, बताओ। शायद नहीं मैम, Yes, श्रेया ma'am. और सोनाली बताएगी मैम। हाँ, आदित्य बताइए, यस मैम। बताइए। क्या मैम? ये जो क्वेश्चन है वो किसका एग्जाम्पल लग रहा है? सर्टिफाइड का, क्लस्टर का, या इन सब से भी अलग? क्लस्टर का। क्लस्टर का। अच्छा, क्लस्टर कैसे है? कोई एक्सप्लेन करो तो। अंगूर का गुच्छा जितना है मैम। हमको तो यस मैम, गुच्छा तो दिख ही नहीं रहा है, हमको तो अलग लग रहा है इसमें सारा थर्ड वैल्यू, स्टेज में मैम। हर स्टेज में। 7500 है मैम, तो अंगूर का गुच्छा जितना ही ना हो गया मैम। दिमाग नहीं खराब करो, 7500 घर है पूरे कंट्री से, तो उसको फिर तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना मैम, तो फिर ये एरिया वाइज। गुच्छा जैसा तुमको कैसे दिख रहा है? एरिया तो वाइज फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो वो भी डिवीजन किया हुआ है ना भास्कर, ऐसे ही एक पॉइंट मत पकड़ा करो। क्या है, स्टेज 1 में आपको सिटी दिया गया है, सिटी वाइज डिवाइड कर दिया गया। तो अब वो अंगूर का कहाँ गुच्छा काट दिया गया मैम। करोगे? दिमाग लगाओगे तुम? कैसे कट किया? क्या पार्टिसिपेशन था उसका? अब बताओ। यहाँ हाउस होल्ड तुम कट कर रहे हो, कटिंग डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट कर क्या रहे हैं होगा? मैम। डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, एरिया वाइज डिवाइड करेंगे। यस मैं डिस्ट्रीब्यूशन वही तो तो यहाँ बोल रहा नहीं है, हो, सिटी वाइज यहाँ डिवाइडेड है तो यहाँ कट किया गया मार्केटिंग वही। नहीं हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? सॉरी मैम, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया मैम। चलो देखो, ये एक्चुअल सिचुएशन बता रहा है जो हमारे कंट्री में होगा। आपको ऑल ओवर द कंट्री 7500 हाउस होल्ड का ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करना है। इसमें ये भी दिया गया है, इन सच अ केस फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज डिस्ट्रिक्ट डिवाइड किया गया, उसमें आपका 30 डिस्ट्रिक्ट है, आउट ऑफ 600 आर सेलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। अब यहाँ पे स्टेजेस डिवाइड कर दिया गया है, सिटी, वार्ड, हाउस होल्ड, 3 स्टेज डिवाइड किया गया है। टोटल डिस्ट्रिक्ट हम लिए हैं 30 डिस्ट्रिक्ट्स का सिलेक्शन कर रहे हैं। ध्यान से समझना क्या है, पूरा प्रोसेस इससे समझ में आ सकता है। क्लस्टर है या नहीं जज तुम लोग करोगे, हम सिनेरियो डिस्क्राइब कर रहे हैं। 7500 हाउस होल्ड्स का को सिलेक्शन करना है, तो ये हमारा पॉपुलेशन नहीं है, पहले ये याद रखो। दूसरी बात, आपके पास 600 डिस्ट्रिक्ट्स है, उस 600 डिस्ट्रिक्ट्स में से आपको 30 डिस्ट्रिक्ट्स का सिलेक्शन कर रहे हो। उस 30 डिस्ट्रिक्ट्स में भी क्या होगा, वर्ड वाइज, लोकेलिटी, सिटी, हाउस होल्ड अलग अलग डिवाइड होगा। फर्स्ट स्टेज में सिटी होगा, सिटी में फिर वार्ड आता है, पता है, वार्ड, लोकेलिटी उसी में आता है। उसके में अंदर फिर आप कहता है सबसे सब पार्ट जो होता है वो हाउस होल्ड होता है, ठीक है। अब जो 30 डिस्ट्रिक्ट्स का आपने सिलेक्शन किया है, उस 30 डिस्ट्रिक्ट्स में से कुछ सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं। सपोज हम 5 सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ 30 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। पूरे कंट्री में कितना डिस्ट्रिक्ट होगा? बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट होगा। यहाँ पे 600 का डेटा दे रहा है, तो 600 डिस्ट्रिक्ट में से 30 डिस्ट्रिक्ट्स का सिलेक्शन हुआ है। उस 30 डिस्ट्रिक्ट्स में से 5 सिटीज का सिलेक्शन हुआ है। उस 5 डिस्ट्रिक्ट्स में से 10 वार्ड का सिलेक्शन हुआ है, और उस 10 वार्ड में से 50 हाउस होल्ड का सिलेक्शन हुआ है।
तो 10 वर्ड का 50 हाउस होल्ड मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? बताओ, 10 वर्ड का 50 हाउस होल्ड कितना होगा? 10 इंटू 50, हर 500 वर्ड से 50 हुआ है तो 500 हो जाएगा। 500 को 5 सिटी से मल्टीप्लाई करो। ये जो 500 आया उसके ऊपर कितना है? 5 सिटीज है ना, वो मल्टीप्लाई करो 5 से, कितना आएगा? 500 इंटू 5, 2500 ठीक है। ये आपका सिलेक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये इतना हाउस होल्ड अलग अलग सिटीज से सेलेक्ट हो रहा है ना, ये इसी तरह का अब यहाँ पे अगर बात आप थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझते हो तो इसमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग सिलेक्शन हुआ है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है इस स्टेज के सैम्पलिंग को। एक होता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, दूसरा होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे, जो क्लस्टर आपने सेलेक्ट किया है उसका ईच एंड एवरी यूनिट आप सेलेक्ट करोगे। और मल्टी स्टेज हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अलग अलग स्टेज में इस पूरे स्टडी को डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो तो क्या 3-4 स्टेज होता है? पहले उसका प्री देते हो, फिर मेंस देते हो, फिर ग्रुप डिस्कशन हो, इंटरव्यू हो। अलग अलग स्टेज पे जो क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग होता है या एक जैसा होता है? जजमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है? उसका प्रोसेस अलग होता है। अलग अलग तो यही चीज यहाँ पे मल्टी स्टेज में हम जब सबका अलग अलग करते होता हैं है। तो सब अलग अलग क्राइटेरिया होगा, सबका जजमेंट का तरीका अलग होगा। और जो फर्स्ट स्टेज को सेलेक्ट करके क्रॉस करके आएंगे सेकेंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज का वो पूरा टॉप जो भी कंपटीशन है वो क्लियर करके सेकेंड स्टेज में आया है। और वो वही लोग हैं जो फर्स्ट स्टेज को क्लियर किया है, जो नहीं क्लियर किया है वो सेकेंड स्टेज में नहीं आएगा। तो ये जो प्रोसेस है उसको आप मल्टी स्टेज बोल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब इसको इम्प्लीमेंट करोगे ना, ये क्लस्टर से थोड़ा रिलेटेड होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये चीज थोड़ा पढ़ना, तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जी मैम। चलो ठीक है, फिर हम लोग, लेकिन पढ़ो तुम लोग। पता नहीं मैंने कितनी बार कहा है, जब तक रिसर्च मेथोडोलॉजी जब भी पढ़ना है तो जब तक आप सोचेंगे कुछ नहीं, करेंगे कुछ नहीं, रिसर्च मेथोडोलॉजी कुछ समझ में नहीं आने वाला है। सोचते हैं attendance। मैम। सोचते हैं जी मैम, बस। बहुत। मैम बुक नहीं है ना, इसके वजह से थोड़ा कम पढ़ते हैं। पीडीएफ से कितना पढ़ पाएंगे? इसीलिए कम सोच पाते हैं मैम। बुक सोचते नहीं देता है, करोगे तुम बात। चलो ठीक, ठीक है, वो भी प्रॉब्लम सही है, बट थोड़ा क्रिएटिविटी डेवलप करोगे ना तब ये सब चीज समझ में आएगा। इसके इनसाइड्स कुछ जो भी लॉजिक है वो समझ पाओगे। चलो मैम ठीक है फिर। अटेंडेंस। हाँ, अटेंडेंस बन जाएगा, अटेंडेंस के लिए टेंशन नहीं है। 16 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, ओके ओके देन। 17 है मैम।